अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आज हम उसको बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहले जो है उसका यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सिंस द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल Q अंडर द एक्शन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन एज। हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है अंडर द एक्शन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स, और वो लॉरेंट्ज फोर्स किसकी वजह से होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? वो होती है जी F इज इक्वल टू FE प्लस FM के बराबर होती है। ठीक है, और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो FE है ये इसकी वैल्यू ये होती है, और FM जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है। ठीक है, सो आगे अब देखें, अब यहाँ पे जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिहाज से देखें तो जो F है ये हमारे पास किसके बराबर होता है? DP ओवर DT के बराबर होता है, और P जो है वो MV के बराबर होता है। तो M एज अ कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहा है क्योंकि चार्ज पार्टिकल का जो मैस होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। तो मैस को हम शुरू में लिख लेते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये क्या है जी? दिस इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस यूजिंग बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी चार्ज पार्टिकल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस होती है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। तो हमारे पास ये जो इसका मतलब है ये यहाँ पे 0 आएगा तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो उस सूरत में हमारे पास जो अब इक्वेशन है वो कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से m को दूसरी तरफ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है वो आगे हम इसको जो है वो मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये जो dt था उसको हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास कुछ ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसको कर लेना, इंटीग्रेट कर लेना दोनों साइड पर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास v बराबर आ जाएगा इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे देखिए वेयर a इज़ इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाई अप्लाइंग इनिशियल बाउंड्री कंडीशन। अब यहाँ पे ये जो a क्या है ये हमारे पास इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है, और इसकी अगर हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। और वो क्या है? हमारे पास t इज इक्वल टू 0 हो तो v की वैल्यू क्या होती है? v नॉट होती है। ये वाली इनिशियल कंडीशंस हम पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। ठीक है, इसी इक्वेशन में तो इसको ये आ गया। अब यहाँ पे t की वैल्यू 0 है तो ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0, और यहाँ से हमारे पास v नॉट किसके बराबर आ जाएगा? a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से देखिए हमारे पास a की वैल्यू v नॉट मिल गई, तो इस a की जगह पे हम इस वैल्यू पुट कर देंगे v नॉट, तो वो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब विलासिटी v देखें हमारे पास बराबर होता है dx ओवर dt के बराबर होता है, वो पुट कर दिया। अब dt इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके दोनों टर्म्स के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया जी। अब क्या करना है? दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट की फॉर्म ये आ जाएगी। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं। t की इंटीग्रेशन क्या होगी? टी स्क्वायर ओवर 2, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? t होगी। ठीक है, प्लस c आ गया, और यहाँ पे c क्या है हमारे पास? ये भी क्या है? इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाई अप्लाइंग इनिशियल बाउंड्री कंडीशन। इसकी भी अगर हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए भी हम इनिशियल बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। वो कंडीशन क्या है? अगर हमारे पास t नॉट की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू क्या होती है? वहाँ पे 0 होती है। तो इस x की जगह पे 0 आ जाएगा, इस t की जगह पे क्या आ जाएगा? हमारे पास 0 आ जाएगा, इस t की जगह पे भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो है वो हमारे पास यहाँ से हमें c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 0। इसको इसी इक्वेशन नंबर 2 इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है, सो ये क्या है जी हमारे पास? दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यही वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। हेंस चार्ज पार्टिकल Q मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो चार्ज पार्टिकल होता है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है किसी भी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। आगे देखिए जी, द इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय। तो वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो हमारे पास क्या होती है? कुछ ये वाली इक्वेशन होती है। ठीक है, तो उसके बाद जो है उनको कंपैरिजन कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 का कंपैरिजन करेंगे तो ये वाली दोनों साइड एक दूसरे की क्या आ जाएंगी? हमारे पास इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसके कोफिशिएंट्स को देखें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टी स्क्वायर के साथ ये आ रहा है, और यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ आ रहा है एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमें एक एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा? QE ओवर m के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हेंस द चार्ज्ड पार्टिकल्स मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इन द डायरेक्शन ऑफ E इफ Q इज ग्रेटर दैन 0। यानी कि अगर हमारे पास Q की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 हो तो वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद है जी द चार्ज्ड पार्टिकल्स मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ E इफ Q इज़ लेस दैन 0। अगर Q की वैल्यू अगर हमारे पास लेस दैन 0 हो तो फिर वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ना वो मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है।
और लास्ट वाला जो है पॉइंट है, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डायरेक्शन जिसमें जो है वो जो होगी परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के, फिर क्या होगा, देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, एंड द पार्टिकल स्टेट ऑफ मोशन रिमेन्स अनचेंज, और वहाँ पे जो है उस पार्टिकल की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो क्या रहती है, हमेशा अनचेंज रहती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे कुछ केस जिसको लास्ट में हमने डिस्कस किए, और बस यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।